हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस मैं लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के थ्योरी पार्ट आपका इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो थ्योरी पार्ट इसमें नहीं बताऊंगा। इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है पहले वाले लेक्चर 1, 2 एंड 3 में, तो इसके मैं सॉल्व एग्जांपल बताऊंगा जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। एंड इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 12 तक जो क्वेश्चन है, इनके पूरे के पूरे सॉल्यूशन बताऊंगा, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा 1 to 12। एंड लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 3 था, उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया था। उसमें उसके थ्योरी पार्ट, थ्योरी में आपका फंक्शंस था, डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन थे उसके ग्राफ, सम फंक्शन देयर ग्राफ, फिर रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, और लास्ट में अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ये 5 थ्योरी था, ये पांचों थ्योरी आपको बताया था। और एक्सरसाइज 2.3 में जो कुछ सॉल्व एग्जांपल जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो भी मैंने करवाया था। एंड एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक कि आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। अगर किसी ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो ये वीडियो लेक्चर आप देख लेना, और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और किसी ने ये वीडियो लेक्चर देखा है और ये कुछ उनका कुछ डाउट रह गया होगा, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर देना कि मुझे इस पॉइंट पे ये डाउट है। और अगर कोई ये स्टूडेंट होगा जिसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा और वो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, तो वो ये वीडियो लेक्चर देख लेना। आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी पे जाना, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आप क्या देखोगे, हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन में है, तो रिलेशन एंड फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके होगा। तो ये लास्ट लेक्चर मीन्स आज का लेक्चर 4 है, तो ये लेक्चर 3 होगा। तो लेक्चर 3 पे आप क्लिक करना, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा वीडियो आप देखना। आई थिंक आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, तो मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। तो आज मैं लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो लेक्चर 4 में सबसे पहले आप देखो इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है, थ्योरी इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले इसमें देखो एग्जाम्पल 19, सॉल्व एग्जाम्पल में पहले देखो एग्जाम्पल 19 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 19, लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। ये क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है। डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, जेड इज इंटीजर, ठीक। सो दैट फर्स्ट पार्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। Second part a comma b belongs to r implies that b comma a belongs to r. Third part a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies that a comma c belongs to r. एक्चुअली ये तीनों जो एग्जांपल है ना, आप 12th क्लास में पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसका डिफिनेशन है तीनों। बट अभी आप उतना नहीं पढ़े हो, टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं पढ़े हो, सिंपल आप रिलेशन पढ़े हो। तो जो 12th में देखना वो 12th में देखते हैं, और यहाँ पर सिंपल उसको एज ए एग्जाम्पल ले लिया इसने, बट ये तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले देख लो इसको करना कैसे। कैपिटल आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड है फ्रॉम क्यू टू क्यू, और कैसे किया, ए कॉमा बी, ए आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, देखो ये जो रिलेशन है ना उसमें ए कॉमा बी, इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर वो ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखा हुआ, जहां पर ए और बी दोनों रेशनल नंबर है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी आपका इंटीजर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ करने बोला कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या है ना, ए कॉमा बी, इस आर का क्या ऑर्डर्ड पेयर है, इस आर का एक एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी। तो अब आप क्या बोलो, जैसे आर में ए कॉमा बी है, वैसे ए कॉमा ए भी इस आर से बिलोंग कर रहा है, या ये समझो इस रिलेशन का एक एलिमेंट है ए कॉमा ए, ये होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, इट मींस क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर आप ले लो, ए की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर ले लो, तो ये ए कॉमा ए भी इस रिलेशन का एक एलिमेंट होना चाहिए, रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहले ये देखो यहाँ ए कॉमा बी है और यहाँ ए कॉमा ए है, तो सिंपल क्या गया, बी की जगह ए कर दिया ना। तो अब वही काम करो, जैसे ए कॉमा बी अगर
इस रिलेशन आर का ऑर्डर्ड पेयर या इस रिलेशन आर का एलिमेंट है तो आप ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड बोलते थे। अब यहाँ क्या गया, बी के जगह आपने ए करते थे, अब ए माइनस ए को आप बोलोगे जेड से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पहले चेक करो। तो ए माइनस बी के जगह, बी के जगह आप क्या करोगे ए, तो ए माइनस बी के जगह आप लिखो ए माइनस ए, ए माइनस ए, ए माइनस ए कितना होगा देखो, दिस इज 0 और 0 इंटीजर है क्या, पहले ये बताओ। हाँ 0 इंटीजर है, तो दिस बिलोंग्स टू जेड, दिस बिलोंग्स टू जेड, ये जेड से बिलोंग कर रहा है। अगर a माइनस ए इक्वल टू 0 या a माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, इट मीन्स क्या होगा, a कॉमा ए क्या होगा, r से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहां से आप क्या बोलोगे, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सिंपल सा कंसेप्ट। a कॉमा बी r से बिलोंग कर रहा है जब a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अब a माइनस ए अगर बिलोंग्स टू जेड है तो a कॉमा ए भी बिलोंग्स टू r हो गया। फॉर ऑल ए की, ए पे तो कोई कंडीशन डाला नहीं ना, ए की क्या वैल्यू होगी, जो ए यहां पर होगा वही ए, यहां पे रेशनल नंबर है तो यहां भी ए रेशनल नंबर होगा। अब यहां से बोलोगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। चलो सेकेंड पार्ट देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अपने को पता है अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ये अपने को पता है, इसके बेसिस आपको ये बताना है कि बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले ये देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अपने को ये पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन आर का अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, तो आप यहां से क्या बोलोगे, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड भी होगा। कैसे, वो देखो, a माइनस बी अगर जेड से बिलोंग करा तो b माइनस ए भी जेड से बिलोंग करे, क्यों, इसमें से -1 कॉमन ले लो, a माइनस बी में -1 कॉमन लोगे तो b माइनस ए होगा। अब देखो अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, क्योंकि सिर्फ माइनस साइन का अंतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर a माइनस बी मान लो 4 आया तो b माइनस ए क्या होगा, -4, 4 एंड -4 दोनों इंटीजर है। उसी लॉजिक से a माइनस बी अगर 8 हुआ तो b माइनस ए क्या होगा, -8 और 8 दोनों इंटीजर है। तो वही चीज है, a माइनस बी अगर इंटीजर होगा तो b माइनस ए भी इंटीजर ही होगा, तो b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। अगर b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड देन यू कैन से कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही तो था, a कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो आपको b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था अपने को, ये पता है, यहां से यहां तक चले आओ। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर आपका a कॉमा बी रिलेशन r का एलिमेंट है, b कॉमा सी रिलेशन r का एलिमेंट है, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको बताना है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, a कॉमा सी भी दिस रिलेशन r का ही एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि a कॉमा बी दिस बिलोंग्स टू कैपिटल R, सो यू कैन से a माइनस बी बिलोंग्स टू z, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर क्या बोला, b कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि b माइनस सी बिलोंग्स टू z, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया तो a माइनस बी, ठीक है, ये इक्वेशन 1, तो a माइनस बी यहां से आया आपका a माइनस बी प्लस, फिर यहां से क्या बोला, b माइनस सी, दिस इज b माइनस सी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, राइट हैंड साइड दोनों साइड जेड, दो जेड मतलब क्या, दो इंटीजर का सम, वो भी इंटीजर होता है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। अब देखो ये b और ये b कैंसिल आउट, अब आप यहां से क्या बोलोगे, a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड,
ए माइनस सी अगर जेड से बिलोंग कर रहा है तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, सॉरी ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, इट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आप क्या बोलोगे, आर, दिस बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बोला क्या है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्या बोला अगर ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर है भी यही चीज कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा जब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड हो। तो वैसे ए माइनस जेड अगर बिलोंग्स टू जेड है तो ए कॉमा सी भी आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। यही तो अपने को प्रूफ करना था, ये और ये इंफॉर्मेशन था, यहाँ से आपको दिखाना था कि ये ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दिस इज प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल 19 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला, लेट f इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इनटू z, फाइंड fx। यहाँ भी z का मतलब क्या होगा, इंटीजर। अब क्या बोल रहा है, fx इज ए लीनियर फंक्शन, fx एक लीनियर फंक्शन है। fx एक लीनियर फंक्शन है मतलब क्या होगा, fx एक्चुअल में क्या है, y है। तो आप क्या बोलोगे, लीनियर फंक्शन मतलब x में लीनियर फंक्शन, इट मीन्स fx इक्वल्स टू क्या होगा, ax प्लस b। अगर क्यूबिक फंक्शन होगा तो क्या बोलोगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे अगर क्वाड्रेटिक बोलेगा तो भी आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान सकते हो। तो ये लीनियर फंक्शन है, तो अब आप यहाँ से fx क्या बोलोगे कि लेट fx इक्वल्स टू ax प्लस b, y की जगह fx है और x की जगह x ही है, a एंड b आपका कांस्टेंट है। अब देखो 1, 1 इस f का एक एलिमेंट है, इट मीन्स क्या हुआ, x की जगह 1, y की जगह 1। अब क्या करो, यहां से आप ऐसे बोल सकते हो कि f ऑफ 1, x की जगह 1 पुट कर दिया, इधर भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b। और f ऑफ 1 यहां से देखो आप क्या बोलोगे, f ऑफ 1, x की जगह 1 तो 1 होगा f ऑफ 1। तो यहां से आप बोल सकते हो दिस इज 1 इक्वल्स टू a प्लस b, या फिर आप ऐसे बोलो a प्लस b इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अब क्या करो, x की जगह आप 0 पुट कर दो, ये भी पुट कर सकते हो, कोई भी दो इक्वेशन पुट करोगे, दो अननोन है a एंड b। अब 0, -1 ज़्यादा आसान है, तो x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो f ऑफ 0, तो x की जगह 0 कितना होगा, 0 प्लस b, f ऑफ 0 कितना होगा, -1। आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज -1 इक्वल्स टू b, 0 प्लस b। तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, b इक्वल्स टू -1, b -1 हो गया। अब इक्वेशन 1 से रिजल्ट उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या बोल सकते हो, a इक्वल्स टू कितना बोलोगे, देखो b अगर -1 इधर आया तो +1, -1 इधर आया तो +1, तो a इक्वल्स टू 2। तो अब यहां से आपका fx कितना होगा, देखो ax, a की जगह क्या बोलोगे, 2, दिस इज 2x प्लस b की जगह कितना है, -1, fx इक्वल्स टू 2x -1। अब बाकी वैल्यू पुट कर लो, क्या उसमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, fx आपका है 2x -1। बाकी चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, हालांकि 2 से काम चल रहा है, ठीक है, 2 अननोन है a एंड b, तो 2 से आपका 2 इक्वेशन से काम चल जाता है। और बाकी को आप वेरीफाई करो, जैसे 2, 3, x की जगह 2 पुट करो, 2 × 2 4 -1 3, देखो 3 मैच किया। x की जगह यहाँ पर -1 पुट करो, -2 -1 -3, देखो -3 है। इट मीन्स fx इक्वल्स टू 2x -1, यही वो फंक्शन होगा। तब जाकर के ये 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3 इस फंक्शन का एक एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल 21, ये आपका एग्जांपल 20 का सॉल्यूशन है। नाउ एग्जांपल 21 की तरफ देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। यहाँ पे देखो एग्जांपल 21 में क्या बात कर रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन के डोमेन का मतलब क्या है, थ्योरी में आपको क्लियर है कि x की वो वैल्यू जिस पे आपका फंक्शन डिफाइंड हो, सिंपल सा कंसेप्ट है, x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, वैसे x का कलेक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन।
तो ये फंक्शन का डोमेन निकालना है। इट मीन्स इस फंक्शन में आपको बताना है एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो आपका फंक्शन देखो एफ एक्स क्या है, आपका एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब इस फंक्शन का डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो हो, तब ये फंक्शन डिफाइंड है। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो ताकि ये नॉन जीरो हो डिनोमिनेटर, ये नॉन जीरो हो। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी ये डिफाइंड होगा। अब इसको आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x को आप लिखो माइनस 4x माइनस x प्लस 4। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं ये सबको आता है, 7th 8th क्लास में आप पढ़ते हो। अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों से x कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 4। अब इन दोनों से आप -1 कॉमन लो, दिस इज x माइनस 4, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों से x माइनस 4 को कॉमन लो, दिस विल बी x माइनस 4 इंटू यहाँ से x यहाँ से -1, x माइनस 1, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x इज नॉट इक्वल टू यहाँ से 4 and 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4। x 1 के भी इक्वल नहीं है, x 4 के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर ले लो -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 1 and 4, तब ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। तो क्या बोला था, डोमेन यही होगा x की वैल्यू। सो डोमेन क्या होगा, -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 1 and 4। यही होगा एग्जाम्पल 21, डोमेन ऑफ द फंक्शन -∞ टू ∞ एक्सेप्ट 1, 4। ये आपका एग्जाम्पल 21 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। जो सॉल्व एग्जाम्पल 3 थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, वो मैंने बता दिया। अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 है, इसके क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x वेरीज फ्रॉम 0 to 3। यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ भी इक्वालिटी, मीन्स क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 3। फिर बोला fx इक्वल टू 3x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 3 to 10, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 10। देन क्या बोला, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2। और gx एक और डिफाइंड है 3x, जब आपका x क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10। सो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। आपको ये दिखाना है कि f जो है एक फंक्शन है, g आपका फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप fx को सॉल्व करो। तो आपके पास देखो fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, दो तरह से डिफाइंड है, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 3x। अब इसके बारे में बोलना है, ये जो रिलेशन है ना, क्या ये एक फंक्शन है? ये रिलेशन, एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, उसमें क्या कंडीशन था कि एक x के लिए एक ही y हो, ठीक। या फिर आप ये समझो सेट A के जो एलिमेंट होते हैं उसके यूनिक एलिमेंट सेट, उसका जो इमेज होगा वो यूनिक एलिमेंट सेट B में होगा, या सेट B के किसी एक एलिमेंट के साथ वो एसोसिएट होगा सेट A का हर एलिमेंट। यही तो था कंडीशन रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 3x, और एक्स स्क्वायर कब होगा ये fx, जब आपका x 0 और 3 के बीच में हो। ये तब होगा जब आपका x 0 एंड 3 के बीच में होगा। एक मिनट के लिए आप इक्वलिटी साइन से कोई मतलब मत रखो थोड़ा सा, और यहाँ 3x, ये भी क्या है 3 to 10, यहाँ पर आप इक्वलिटी को थोड़ा सा भूल जाओ, दिस इज लेस देन 10। यहाँ भी दोनों जगह इक्वलिटी साइन को रिमूव कर दो।
अब सिंपली समझो, x 0 और 3 के बीच में तो एक्स स्क्वायर, आपको लग रहा है कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर भी डिफरेंट वैल्यू देगा। इट मीन्स क्या होगा, हर x के लिए x अगर 0 से 3 हुआ तो fx की डिफरेंट वैल्यू आएगी। ये तो रिलेशन जो फंक्शन होता है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक ही इमेज होगा, हर x के लिए अलग अलग इमेज होगा, एक इमेज नहीं अलग अलग इमेज होगा, हर x के लिए अलग अलग इमेज होगा। जो यूनिक रिलेशन था नहीं था, आपको यूनिक एसोसिएशन जो था सेट बी से, सेम लॉजिक से एफ एक्स इक्वल टू 3x, यहाँ x आप 3 से 10 वेरी करवा दो। x अगर 3 से 10 वेरी किया तो डिफरेंट x के लिए देखो 3x की वैल्यू डिफरेंट आएगा, इट मीन्स एफ एक्स डिफरेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x के लिए डिफरेंट इमेज आ रहे हैं, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट इमेज आ रहे हैं आपके, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं फंक्शन होने में। अब इक्वालिटी साइन की बात कर दो, अब यहाँ पर इक्वालिटी साइन लगा दिया। अब x इक्वल टू 0, 0 पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 इज 0, कोई दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू 0 आ रहा है। और क्योंकि x इक्वल टू 0 के अलावा कहीं और x तो है नहीं 0 होने वाला। नेक्स्ट, इस वाली इक्वालिटी को थोड़ा भूल जाओ, फिर यहाँ भी इक्वालिटी को भूल जाओ और यहाँ वाली बात करो, x इक्वल टू 10, 3 इंटू 10 30, एफ ऑफ 10 इज 30, ये भी एक वैल्यू आ रहा है। अब ये x यहाँ जो आपका x लेस देन 3, यहाँ x ग्रेटर देन 3, दोनों इक्वालिटी की बात करो। अगर यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर लो, यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर लो, तो x इक्वल टू 3 पे दो जगह फंक्शन डिफाइंड है, दोनों की वैल्यू फाइंड करो एट x इक्वल टू 3, क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे दो तरह से डिफाइंड है। x इक्वल टू 3 पे देखो f ऑफ x कितना आता है, देखो अगर f ऑफ x इक्वल टू 3 पे ये वाला फंक्शन लेते हो तो 9 आता है, और ये वाला फंक्शन लिया एंड 9, दोनों से 9 आता है, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9। तो सिंपली आप क्या बोलोगे, f ऑफ x इक्वल टू 9, ये बोलोगे। प्रॉब्लम हो सकता था x इक्वल टू 3 पे, बट वहाँ पे एक ही वैल्यू आया दोनों साइड, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन प्रूव्ड। ठीक है, चलो ये पार्ट तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो इसका, g के बारे में बोला, तो सबसे पहले gx देखो क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये कब है, जब आपका यहाँ भी इक्वलिटी साइन बोल जाओ कि x ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, यहाँ पर भी आप इक्वलिटी साइन को भूल जाओ। फिर दिस इज 3x, यहाँ पर 2 to 10, यहाँ भी इक्वालिटी साइन के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, देन 10। x अगर 0 और 2 के बीच में वेरी किया तो g ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यहाँ भी x 2 to 10 है और gx आपका 3x होगा, तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए 3x की डिफरेंट वैल्यू आएगी। अब इस इक्वलिटी साइन की बात कर दो तो 0 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल टू 0 पे g ऑफ 0 इज 0। सेम लॉजिक से आप यहाँ भी इक्वलिटी साइन लगा दो, जो आपके यहाँ पर इनिशियली था क्वेश्चन में, x इक्वल टू 10 पे g ऑफ 10 की वैल्यू 30, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम होगी ये वाली इक्वलिटी साइन पे, क्योंकि x इक्वल टू पे gx आपका दो तरह से डिफाइंड है। इट मीन्स क्या हुआ, एट x इक्वल टू 2 आपका gx दो तरीके से डिफाइंड है, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 3x। इस वाले से अगर करोगे x की वैल्यू 2 तो एक्स स्क्वायर इज 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज 4। एंड इधर से अगर बात करो x इक्वल टू पे कितना होगा, 3 इंटू 2 6। अब क्या x इक्वल टू पे gx की वैल्यू 2 आ रही, 4 एंड 6। इट मीन्स क्या हुआ, x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही, एक x के लिए दो इमेज आ रहा है। या अगर सेट के थ्रू अगर आप समझो तो सेट में क्या था कि ये आपका सेट A था और ये आपका सेट B था। जो एरो डायग्राम्स आप समझते थे, इसमें एक एलिमेंट 2 था, इधर भी कुछ कुछ है और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है 6। इस 2 के लिए देखो दो एरो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। इट मीन्स क्या हुआ, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना। सेट ए के एक एलिमेंट 2, सेट बी के दो एलिमेंट
4 एंड 6 के साथ एसोसिएट है। ये समझो कि x इक्वल टू 2 का 2 इमेज है, ये बोलोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, g(x) आपका एक फंक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 2 हैज, ये बोलोगे 2 हैज 2 इमेज, 2 हैज 2 इमेज 6 4 एंड 6, 4 एंड 6, ठीक है। सो g इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए g एक फंक्शन है क्योंकि 2 के 2 इमेज है 4 एंड 6, जबकि इसके एक ही इमेज आनी चाहिए, एक x का एक ही इमेज, सेम x तो सेम। ऐसे समझो कि अगर आपके x की वैल्यू 1 होगा, एक x के लिए एक इमेज आना चाहिए, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। या ये बोलते थे डिफरेंट x के लिए डिफरेंट इमेज होंगे, बट एक ही x था x+2, तो इसके लिए y की वैल्यू 2 आ रहे हैं, तो ये आपका फंक्शन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज if f(x) equals to x square, find f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1। f(x) गिवन है आपको x² और इसकी वैल्यू फाइंड करना है, काफ़ी सिंपल है ये। तो अपने को जो फाइंड करना है f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब देखो f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, x की जगह 1.1 लिखोगे, दिस इज 1.1 का स्क्वायर माइनस f ऑफ 1, x की जगह 1, तो दिस इज 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 दिस इज 1.1, दिस इज 1.1 माइनस 1। अब 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब क्या बोलोगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा समझ लो। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि ए प्लस बी 1.1 प्लस 1, दिस इज 1.1 प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, दिस इज 1.1 माइनस 1 अपॉन में क्या होगा 1.1 माइनस 1, दिस इज 0.1। अब 1.1 प्लस 1, दिस बिकम्स 2.1 इंटू 1.1 माइनस 1, दिस इज 0.1 अपॉन दिस इज 0.1। ये दोनों कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 2.1। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.1। यही तो था वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ये जो फंक्शन गिवन है इसका डोमेन बताना है। एक फंक्शन का डोमेन निकालेंगे आप क्या करते हो, x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब इस फंक्शन का डोमेटर 0 नहीं हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, वो x निकालो जिस पे ये फंक्शन का डोमेन 0 हो जाए, ठीक है। उसको रिमूव कर देना इसके रियल वाले पार्ट में, या ऐसे समझो कि x की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, इट मीन्स क्या हुआ कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अपने पास क्या है, f(x) इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है देखो, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यही है। इसमें क्या बोल रहे हो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब ये f(x) डिफाइंड होगा। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप मिडिल टर्म ब्रेक जैसे करते हो वैसे कर लो। माइनस 8x को आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर
-8x को लिखूँ -6x -2x +12, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों से x को आप कॉमन ले लो, दिस इज x -6, इन दोनों से आप -2 को कॉमन लो, दिस इज x -6, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। दोनों से x -6 को कॉमन ले लो, दिस इज x -6, दिस इज x -2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। x -6 को कॉमन ले लिया, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x -6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 6, और यहाँ से x -2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, x 6 और 2 के इक्वल नहीं है। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 6 और 2 नहीं होगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2 एंड 6। या फिर आप यहाँ से ऐसे बोलोगे डोमेन, कि इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कि x की वैल्यू ये होगा या डोमेन ये होगा, तब ये फंक्शन डिफाइन, या ये समझो ना, x की वैल्यू होगा -∞ +∞ एक्सेप्ट 2 एंड 6, तब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। 4 में क्या बोला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) टू स्क्वायर रूट ऑफ x -1। एक फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। डोमेन आपको पता है x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, और रेंज क्या होता है कि f(x) की जो जो पॉसिबल वैल्यू है वही सबका कलेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले f(x) देखो हमारा क्या है, f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x -1। स्क्वायर रूट के अंदर x -1 लिखा हुआ। अब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखते हो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x -1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, x -1 को उधर ले जाओ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होनी चाहिए, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to ∞। इक्वलिटी साइन है तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, डोमेन आपका क्या होगा, 1 to ∞। डोमेन आपका 1 to ∞। ओके ना, इस फंक्शन का रेंज, तो इस फंक्शन के रेंज के लिए आप क्या बोलोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो अपने पास f(x) इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ x -1। देखो x की वैल्यू 1 to ∞, डोमेन यही है ना 1 to ∞, तो ये x 1 to ∞ होगा -1, 1 में से 1 गया 0 और ∞ में से -1 गया ∞, तो ये वैल्यू 0 to ∞ हुआ। ये 0 to ∞ स्क्वायर रूट है, 0 का स्क्वायर रूट 0, ∞ का स्क्वायर रूट ∞, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, f(x) की वैल्यू क्या हुआ, 0 या 0 से बड़ा, इट मीन्स 0 to ∞। तो अब यहाँ से आप रेंज क्या बोलोगे कि रेंज इक्वल्स टू 0 to ∞। रेंज जो है वो आपका 0 से इन्फिनिटी तक। ये फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f(x) का डोमेन ये होगा 1 to ∞, रेंज होगा 0 to ∞। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू mod x -1। एक फंक्शन गिवन, इसका डोमेन एंड रेंज पता करना है। डोमेन मीन्स x की वैल्यू और रेंज मीन्स f(x) की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, f(x) इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ आपको, मॉड ऑफ x -1। x की वैल्यू बताओ जिस पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड हो। अब मॉड में तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं लगता है, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर बोलोगे क्या,
डोमेन इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, इट मीन्स माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, या कैपिटल आर ऐसे भी लिख लो। अब इसका रेंज बोला है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला, इसका रेंज बताओ। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉड एक्स माइनस वन। अब x तो वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो यहाँ पे ना, x की आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, x माइनस वन, और बाहर में मॉड लगा हुआ, मॉड से क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा, तो इट मीन्स आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होगा, जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इसका रेंज क्या होगा, जीरो टू इन्फिनेटिव, जीरो या जीरो से बड़ा, तो क्या बोलोगे, जीरो टू इन्फिनेटिव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, देखो कि लेट एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। एफ आपका ये है और ये डिफाइंड है आर टू आर, रियल नंबर है, ठीक है, सेट ए भी रियल नंबर, सेट बी भी रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज बताओ। एफ का रेंज बताओ मतलब एफ एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यू है या वाई की जो जो पॉसिबल वैल्यू है उन सब का कलेक्शन ये रेंज होगा। तो अब यहाँ से देखो एफ एक्स में जो ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ, एक्स की जगह तो एक्स लिखा हुआ, इट मीन्स वाई की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना वाई की जगह। अब y को अब आप क्या बोलोगे, एफ एक्स, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ एक्स। नाउ अब इसकी वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन दिस इज वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, कैंसिल हो गया, क्या आएगा, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब कुछ समझ में आया होगा ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन और माइनस वन और अपॉन में ये। अब इसमें देखो x तो बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x पे आपका कोई भी कंडीशन नहीं डाला हुआ है। एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। x कोई भी रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी, तो प्लस वन कर लो, तो क्या होगा, ये पूरा वैल्यू, ये वैल्यू डिनोमिनेटर हो गया वन टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई वन टू इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखो इसमें, अगर ये वन अपॉन वन वैल्यू इज वन, और अगर ये वैल्यू इन्फिनिटिव तो वन बाय इन्फिनिटिव दैट इज जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो टू वन, वन पे क्लोज्ड होगा और जीरो पे ओपन होगा। क्यों, इस क्यों का रीजन देखो काफ़ी सिंपल, अगर सोचोगे तो आ ही जाएगा, नहीं आता अगर सोच नहीं पा रहे हो तो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको क्यों। x इक्वल्स टू जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो जीरो हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर इज जीरो, यहाँ इक्वलिटी साइन है, एक्स स्क्वायर इज जीरो प्लस वन, ये एग्जैक्ट वैल्यू वन हो सकता है, वन बाय वन तो एग्जैक्ट वन होगा, इसलिए क्लोज इंटरवल। अगर इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर इन्फिनिटिव, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटिव है, एग्जैक्ट इन्फिनिटिव तो होगा नहीं, इन्फिनिटिव से थोड़ा सा छोटा, प्लस वन, तो वो भी इन्फिनिटिव से थोड़ा सा छोटा, तो वन बाय इन्फिनिटिव से थोड़ा सा छोटा, तो ये लगभग क्या होगा, जीरो के आसपास होगा, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटिव तो होता नहीं, तो वन बाय इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, जीरो के आसपास होगा, तो जीरो पे यहाँ पे क्या होगा, ओपन। क्लियर है, जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ये चीज़ कि ओपन यहाँ पे नहीं, इन्फिनिटिव लेकर के ये ओपन इंटरवल में रहेगा, इसलिए यहाँ भी आया जीरो पे ओपन, इन्फिनिटिव का जीरो आया और एक्स इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग वन आया है, तो ये पूरा वैल्यू जीरो टू वन जा रहा है, और वन माइनस दिस है, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, रेंज। अब यहाँ से रेंज
अब यहाँ से रेंज क्या बोलोगे, 1 माइनस 0 दैट इज 1, और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 1 में से 1 गया 0, और इस 1 में से ये 0 गया तो दिस इज 1, यहाँ पर ओपन यहाँ पे क्लोज्ड, क्यों 1 में से 0, 0 पे ओपन है तो यहाँ भी 1 पे ओपन होगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 1 क्लोज है तो यहाँ पर भी क्लोज होगा, तो रेंज क्या हुआ 0 to 1, ये पूरे की वैल्यू आपकी 0 से 1 तक वेरी करेगा, बस 0 पे आपका क्लोज इंटरवल। ये 0 to 1 ये वाला रेंज नहीं है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है। अब 1 तो यहाँ से 1 माइनस ये पूरा f(x) की वैल्यू होगी, और ये 0 to 1 जो लिखा हुआ ये इस वाले पार्ट की वैल्यू है, तो रेंज ही पूछा था तो रेंज आ गया 0 to 1, 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। लेट एफ जी बिलोंग्स टू R to R, इसका मतलब डिफाइंड फ्रॉम R to R, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन gx है, वो डिफाइंड है R to R, रियल नंबर से रियल नंबर, सेट ए सेट बी दोनों रियल नंबर है, रिस्पेक्टिवली बाय f(x) इक्वल्स टू x+1 gx इक्वल्स टू 2x-3, f(x) gx दोनों कैसे डिफाइंड है वो भी वहां लिखा हुआ है। फिर क्या बोला, फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी एंड f बाई जी, एल्जेब्रिक ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन वाला चीज है, ठीक। तो अब यहाँ से आप क्या देखोगे, f(x) इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है, f(x) इक्वल्स टू लिखा हुआ x प्लस 1, और gx इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, gx इक्वल्स टू 2x माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 3। अब यहाँ से f प्लस जी, तो क्या होगा ये, दिस विल बी f(x) प्लस g ऑफ x, f(x) जी आप क्या लिखोगे, दिस इज x प्लस 1, gx की जगह क्या लिखोगे, दिस इज 2x माइनस 3, x प्लस 2x, दिस इज 3x, 1 माइनस 3, दिस इज माइनस 2, f प्लस जी इज 3x माइनस 2। फिर नेक्स्ट बोला था f माइनस जी, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, f माइनस जी, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज f(x) माइनस gx, तो यहाँ से क्या बोलोगे, f(x) से क्या बोलोगे, दिस इज x प्लस 1 माइनस gx, दिस इज 2x माइनस 3। अब यहाँ से क्या बोलोगे, x माइनस 2x, दिस इज माइनस x, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, दिस इज 4, तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 4 माइनस x, ये हो गया f माइनस जी। अपने को पूछा क्या था लास्ट में, f बाई जी, लास्ट में f बाय जी पूछा, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, f बाय जी, तो यहाँ से क्या करोगे, f(x) बाय gx, f(x) कितना, x प्लस 1 अपॉन में gx कितना, 2x माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 3, तो यहाँ से क्या बोलोगे, f बाई जी इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में आया 2x माइनस 3, ये तभी डिफाइंड होगा f बाई जी जब ये 2x माइनस 3 जीरो के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2 होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, तभी तो डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा, दिस इज x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है कि लेट f इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a एंड b डिटरमाइंड a एंड b। क्या बोला कि एक f है, वो उसके एलिमेंट क्या क्या, 1, 1, 2, -3, 0, -1, -3, 4 एलिमेंट गिवन है, ठीक है। बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z, z मीन्स इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर वो डिफाइंड है फंक्शन, और डिफाइंड यहाँ लिखा हुआ f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a एंड b, a और b आपका इंटीजर है। अब बोला डिटरमाइन a एंड b, सिंपल है, f(x) गिवन है
fx इक्वल्स टू ax प्लस बी, और इस fx के एलिमेंट भी आपको गिवन है, बोला a एंड b बताओ, और a और b आपका इंटीजर है। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि fx इक्वल्स टू ax प्लस बी, बस आपको ये देखना है a एंड b इंटीजर वैल्यू ही अपने को एक्सेप्ट करना है। तो एक काम करो, इसमें से a एंड b दो अननोन है, कोई भी दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। दो इक्वेशन आप यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ, कोई भी 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो। तो आई थिंक बेटर एक तो 0,-1 होगा ताकि थोड़ा सॉल्व करना आसान हो, 0,-1 और एक 1,1 से। सबसे पहले 1,1 से आप करो, तो x की जगह आप 1 पुट कर दो, तो f ऑफ 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 पुट कर, इधर भी राइट हैंड साइड भी x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, दिस इज a प्लस बी, और f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा आपका 1, दिस इज a प्लस बी। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, एंड ये 0,-1 पुट करो, x की जगह 0, तो यहाँ से क्या होगा f ऑफ 0, x की जगह 0, दिस इज 0 प्लस बी, और यहाँ पे क्या है f ऑफ 0 इज -1, दिस वैल्यू इज -1, 0 प्लस बी। तो यहाँ से क्या बोलोगे -1 इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से क्या बोलोगे b इक्वल्स टू -1, b -1 है और a प्लस बी 1 आया। तो आप इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 b इज -1 फिर इधर गया 2, तो a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या बोलोगे 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1। बोला भी था कि इंटीजर a एंड b है, a और b की वैल्यू बताओ, तो a इज 2, b इज -1। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बोला लेट कैपिटल R बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n, n इज नेचुरल नंबर, ठीक, डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू a, b एंड a, b बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। फर्स्ट केस में क्या, a, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट a, b बिलोंग्स टू r implies b, a बिलोंग्स टू r। थर्ड a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r implies a, c बिलोंग्स टू r। तीनों के तीनों केस के देखने से आपको एग्जाम्पल 19 बताया था, वही चीज़ यहाँ पर है। ये तीनों के तीनों क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को देख लो पहले। ये जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है आपको। ये फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, जो आपका एग्जाम्पल 19 था वहाँ पर क्या है, लेट कैपिटल R बी रिलेशन फ्रॉम n टू n, डिफाइंड R a, b, और देखो a, b इस रिलेशन R का एक एलिमेंट होगा, कब, जब a इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ऑब्वियसली a और b नेचुरल नंबर है, ये आपको अंडरस्टूड है, एंड a इक्वल्स टू बी स्क्वायर हुआ तो ही a, b को बिलोंग्स टू R बोलोगे। अब बोला पहला पार्ट में क्या है कि ये तीन जो है ना, तीनों को बोल रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, तीनों सही है ये देखना है, और जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। इन ईच केस आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो एग्जांपल लेके देख लो ना आप इसको। पहला वाला फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। चेक कर लो सबसे पहले कि लेट a इक्वल्स टू 1, आप क्या करो a की वैल्यू 1 कर लो। अगर a इक्वल्स टू 1 है तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, b की जगह भी 1 पुट कर दिया। तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हो क्या, 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन होता था तो a, b बिलोंग्स टू r बोलते हो। तो यहाँ से भी आप क्या बोलोगे 1, 1 बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट a इक्वल्स टू 2 बोलो, क्योंकि बोला है कि किसी भी a के लिए नेचुरल नंबर, a अगर नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ऐसा चेक करना है अपने को। a इक्वल्स टू 2 देख लो। अब यहाँ से देखो a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोलोगे 2 इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, क्या ये है स्टेटमेंट, ये तो फॉल्स हो गया ना। 2 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इट मीन्स 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4। 2 अगर 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे 2, 2 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू R
ए की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो यू कैन से ए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ तो प्रूफ नहीं हुआ ना, ये 2, 2 बिलोंग्स टू आर नहीं आया, जबकि किसी भी ए के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आर द फॉलोइंग ट्रू, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स, नो, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एग्जाम्पल 2 देखो, ए, बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी, ए बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा होगा? तो सबसे पहले ये देख लो, ए, बी बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी की कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो ताकि ये वाला कंडीशन ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 2। तो आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो क्या, 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ये तो बोल ही सकते हो ना, 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ से आप ए, बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इक्वल्स टू 4 बी इक्वल्स टू आपका एक्सेप्टेड है, तो ये कंडीशन आ रहा है। अब ए इक्वल्स टू 4 बी इक्वल्स टू के लिए ये भी आना चाहिए। तो देखो, अब बी, अब बी की वैल्यू आप कितनी है 2 और ए की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से क्या होगा, वो तो इक्वल नहीं होगा ना, 2, 4 का स्क्वायर इक्वल नहीं होगा, बट 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर। 2 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अगर ये 16 हो गया, 2 16 के इक्वल तो है नहीं, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर, 2 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि b इज, इसकी वैल्यू 2 है ना, b की वैल्यू 2 इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा तो आया नहीं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये b, a रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, फॉल्स, बल्कि ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स, नो, दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड पार्ट देखो, ए, बी बिलोंग्स टू आर, बी, सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए, सी बिलोंग्स टू आर। अब आप क्या करो, ए, बी, सी की ऐसी वैल्यू लो जाकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये बिलोंग्स टू आर हो जाए, और उसी ए और सी की वैल्यू से इसको भी दिखाना है अपने को। तो सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, लेट ए इक्वल्स टू 16, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन ले लो। अब यहाँ से देखो आपका क्या आता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है ना, अब यहाँ से बोल सकते हो 16 इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ से बोल सकते हो 4 इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, ये बोल सकते हो ना, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अब आप यहाँ से एक चीज़ ये भी बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज 16 क्या है ए और ये क्या है 4 की जगह बी। इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर बोल सकते हो इसके लिए, और इसके लिए क्या बोलोगे, बी 4 है और 2 आपका सी है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये कंडीशन देखो डिफाइंड है और ये कंडीशन भी यहाँ पे डिफाइंड है। तो अब यहाँ से ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर से आप एक लाइन क्या बोलोगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलोगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ए भी आपका बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। आपके पास जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। ये
दोनों कंडीशन तो हमारा आ गया कि a की 16 b की इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2 लेने से। अब इसी वैल्यू को लेने से क्या ये भी आ रहा है a इक्वल टू c, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 2। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे आप, लेकिन ऐसा आएगा क्या वो पहले देख लो आप, ठीक है। a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 2, a इक्वल टू सी स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, तो 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, बट 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। इट मीन्स आप क्या बोल रहे हो, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, बट ये क्या बोला कि बिलोंग्स, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये नहीं आया, जबकि ये आता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, let a equals to 1, 2, 3, 4 and set b 1, 5, 9, 11, 15, 16 and f 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11 are the following true, justify your answer in each case। हर केस में अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है नहीं। पहला पार्ट है f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, सेकेंड पार्ट है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। देखो कि दो सेट है ए एंड बी, सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, सेट बी के एलिमेंट है 1, 5, 9, 11, 15, 16 एंड एफ के एलिमेंट क्या क्या है, देखो इस फंक्शन एफ के एलिमेंट देखो क्या क्या गिवन है, सॉरी रिलेशन है एफ इज नॉट ए फंक्शन हेयर, एफ इज ए रिलेशन। 1, 5 एक एलिमेंट है, 2, 9 एलिमेंट है, 3, 1 एलिमेंट है, 4, 5 एलिमेंट है, 2, 11 एलिमेंट। क्या ये रिलेशन फर्स्ट पार्ट में बोला कि नहीं, ये एफ इज ए रिलेशन, तो पहले रिलेशन भी नहीं है, सॉरी रिलेशन भी नहीं, एक एफ ऑर्डर पेयर का कलेक्शन एफ है। अब इसको बोला क्या ये रिलेशन है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बोला क्या वो एक फंक्शन है। तो सबसे पहले ये जो एफ इक्वल्स टू एन इसको लिख लो। तो एफ इक्वल्स टू दिस इज 1, 5, दिस इज 2, 9, ठीक है, एंड 3, 1, 3, 1, फिर क्या 4, 5, दिस इज 4, 5, दिस इज 2, 11, ठीक है, ये एफ है। अब क्या ये एक रिलेशन है ए टू बी, इट मीन्स क्या इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आ जाए और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से आ जाए, है क्या ऐसा, देखो तो 1 सेट ए के एलिमेंट 1 से आया, 2 सेट ए में एलिमेंट 2 है, 3 ये भी सेट ए से आया, 4 ये भी सेट ए से आया, और ये 2 ये भी सेट ए से आया, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट 5 सेट बी से, हाँ आया, 9 ये भी सेट बी से, 1 ये भी सेट बी से, 5 ये भी सेट बी से, 11 ये भी सेट बी से। इट मीन सेट फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट बन रहा है, ए और बी का देखो टोटल इसमें कितने 4, इसमें 3 to 6 इंटू 4 24 टोटल, इसमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट बनेंगे 24, उसका सबसेट लिखा हुआ ही है। दिस इज ए रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आर द फॉलोइंग ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस यस एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब सेकेंड पार्ट इसने क्या बोला था कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अब बोला क्या ये फंक्शन है, तो अब यहां से फिर से लिख लो f इक्वल्स टू दिस इज 1, 5, दिस इज 2, 9, दिस इज 3, 1, 3, 1, this is 4, 5, this is 2, 11. Now
2,9 2,11, ठीक है, 1,5 3,1 4,5, टोटल यहाँ भी कितने 5 एलिमेंट है क्या, हाँ 3 to 5, ठीक है, 5 ऑर्डर पेयर है एफ में। अब ये फंक्शन है तो यहाँ सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए सारा, सेकंड एलिमेंट सेट बी सारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिलेशन फंक्शन बनता है, इसकी जो कंडीशन थी कि सेट ए के हर एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, हर एलिमेंट 1 2 3 4 4 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वाला कंडीशन आ गया। फिर क्या बोला कि एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखो 1 जो है 5 से रिलेटेड है, 5 सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, 2 भी 9 से रिलेटेड है, 3 भी 1 से, 4 भी 5 से, 2 भी 11 से। अगर आप इस वाले केस को देखो यहाँ पर 2,9 2,11 दोनों जगह 2 है, सेट ए से एक एलिमेंट 2 आया और सेट बी के 2 एलिमेंट आ गए 9 एंड 11। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए के एलिमेंट 2 सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, बट वह एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। या फिर ये समझो इस एलिमेंट 2 का 2 इमेज आ रहा है, 2 इमेज तो नहीं होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 2 हैज 2 इमेज, हैज 2 इमेज, क्या क्या इमेज है, 9 एंड 11 ओवर f। so f is not a function, so f is not a function, is not a function from a to b। so f is not a function from a to b, a to b में f एक फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। और बोला भी था क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, f इज नॉट ए फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप यहाँ से क्या बोलोगे, नो। आर द फॉलोइंग ट्रू, नो, दिस इज फॉल्स, नो, और ये तो यस, ठीक है, यहाँ से यस और यहाँ से नो। फर्स्ट पार्ट का आंसर यस और रिलेशन है, सेकेंड पार्ट का आंसर नो, ये रिलेशन जो है ये आपका फंक्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, जेड इंटीजर है, जेड क्रॉस जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका सबसेट एफ है, डिफाइंड बाय एफ इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड इज इंटीजर, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये एफ एक फंक्शन है जेड टू जेड डिफाइंड में, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो चलो इसको देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ इक्वल्स टू ए बी, फिर ए प्लस बी, फिर क्या बोला इसमें, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ये है आपका। अब क्या बोल रहा है कि अपने को बताना ये फंक्शन है या नहीं है, ए और बी आपका इंटीजर है। तो सबसे पहले ईच एंड एवरी एलिमेंट वाला ले लो, ए बी इंटीजर है तो ये भी कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई इंटीजर, ए और बी दोनों इंटीजर है तो ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, सबसे पहले आप क्या करो, लेट ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 2, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी इंटीजर तो 4 और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए इंटू बी, दिस इज 8 एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी 4 प्लस 2, दिस इज 6, ऑल्सो a equals to 8, a equals to 8 and b equals to 1. So ab equals to 8 into 1,
दिस इज 8 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 8 प्लस 1 दिस इज 9। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ए बी की वैल्यू 8, तो एक बार a प्लस बी 6 आया, एक बार ए बी 8 होने पे a प्लस बी इक्वल्स टू 9। x की जगह ए बी लिखा हुआ है ना, और y की जगह a प्लस बी लिखा हुआ है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि अगर ए बी वैल्यू 8 आया तो a प्लस बी की दो वैल्यू आ रही 6 एंड 9, और ये ए बी का इमेज है a प्लस बी। इट मीन्स एलिमेंट 8 का दो इमेज आया 6 एंड 9। सो क्या बोलोगे, 8 हैज टू इमेज, 8 हैज टू इमेज 6 and 9, 6 and 9 over f, जबकि आना चाहिए एक ही इमेज। हेंस क्या बोलोगे, f इज नॉट ए फंक्शन। हेंस f इज नॉट ए फंक्शन। f आपका एक फंक्शन नहीं है। इज f ए फंक्शन? नो, f इज नॉट ए फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सॉल्यूशन है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, लेट a इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 एंड लेट f a to n, n इज नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड बाय f ऑफ n, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। f का रेंज बताओ। रेंज ऑफ f, रेंज का मतलब क्या हुआ, फंक्शन fx की जो जो पॉसिबल वैल्यू है उनका कलेक्शन। तो सबसे पहले f ऑफ n क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, x की जगह n लिखा हुआ, और ये n या x कहाँ से आएगा, सेट a का एलिमेंट होगा, तो n की जगह 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 एंड 13 हो सकता है। तो सबसे पहले आप 9 देखो, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ये तो सिंपली होगा 3 का स्क्वायर, ये होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, f ऑफ 9 दिस इज 3। क्या बोला था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो तो एक ही है 3। नेक्स्ट है 10, n की जगह 10, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो क्या होगा, 2 इंटू 5। तो यहाँ से f ऑफ 10 ये कितना आएगा, 10 का क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 5। आई थिंक प्राइम नंबर सबको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आता है 5। अब n की जगह 11, तो 11 तो एक ही होगा ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो खुद है क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, तो f ऑफ 11 दिस इज 11। नेक्स्ट इज 12, तो यहाँ से 12 आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1, यही होगा ना, 12 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, f ऑफ 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 में हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3। अब n की जगह आप 13 पुट करो, तो 13 इक्वल्स टू क्या होगा, 13 होगा, खुद एक प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ से आप f ऑफ 13 भी क्या होगा, खुद 13 होगा क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो अब रेंज ऑफ f, तो f की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 3 है, 5 है। देखो क्या पॉसिबल वैल्यू है आपका, 3 है, 5 है, 11 है, 3 है एंड 13 है। तो इन सब का कलेक्शन ही रेंज होगा। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे कि रेंज ऑफ f क्या होगा, यहाँ से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 13, 3 नहीं सॉरी 3 5 11, 3 तो दो बार नहीं लिखना, 3 5 11 13। दिस इज 3 5 11 13, 3 5 11 एंड 13, ये 4 एलिमेंट आएंगे इस रेंज में। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आज का ये लेक्चर 4 यही कंप्लीट होता है।
आपको अगर कुछ डाउट होगा इस वीडियो लेक्चर में तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कर देना कि इस पॉइंट पे डाउट, मैं वो डाउट आपके क्लियर कर दूँगा। आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।